नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज मैं रश्मि मिश्रा आप सभी के लिए हबीब तनवीर जी द्वारा रचित कारतूस नामक एकांकी लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम लोग इस एकांकी के पाठ सारांश को समझेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ की मूल कहानी क्या है, उसमें कौन सी बात बताई गई है और उसके बाद हम लोग इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ से संबंधित पाठ सारांश को देखें। तो देखिए, हबीब तनवीर जी जो हैं उन्होंने कारतूस एकांकी के माध्यम से जो अवध के नवाब हैं वजीर अली के अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके जो संघर्षमय जीवन है उसका वर्णन किया है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। घटना जो है वो गोरखपुर के जिले में स्थित एक जंगल से होती है, जहाँ पर जो कर्नल है, अंग्रेजों के कर्नल है कॉलिंज, उन्होंने अपनी पूरी फौज के साथ वजीर अली को पकड़ने के लिए डेरा डाल रखा है। और हुआ क्या था? हुआ ये था कि अंग्रेजों ने वजीर अली को अवध की गद्दी से उतारकर उसके जो चाचा थे सआदत अली, जो कि स्वभाव से बहुत ही बिलासी और स्वार्थी थे, उसे गद्दी पर बैठाया था। और इसके बदले अंग्रेजों को अवध की आधी संपत्ति और लगभग 10 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। और इन्होंने वजीर अली के साथ क्या किया था? वजीर अली को इन्होंने 3 लाख रुपए पेंशन देकर बनारस में रहने के लिए भेज दिया था। और कर्नल के द्वारा क्या किया जाता है, वहां जो गवर्नर जनरल रहते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, बार बार वजीर अली को मिलने के लिए कोलकाता बुलाया जाता है, जिससे जो वजीर अली रहते हैं वो बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा होकर जो कंपनी का वकील रहता है उसके पास ही शिकायत लेकर जाते हैं। जब वो शिकायत लेकर जाते हैं तो जो वकील रहता है उनकी शिकायत सुनने के बजाय वजीर अली को ही खरी खोटी सुना देता है, जिससे नाराज होकर वजीर अली जो रहते हैं वो वकील की हत्या कर देते हैं और जंगल में फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसीलिए जो कर्नल है वो अपनी पूरी सेना लेकर अपने पूरे दमखम के साथ जो है वो उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन जो वजीर अली थे वो बहुत ही साहसी थे, इसीलिए वो किसी के हाथ नहीं आए। इसी बीच जब लेफ्टिनेंट और कर्नल खेमे में बातचीत कर रहे होते हैं तो उन्हें घोड़ों के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर के बाद क्या होता है, खेमे के बाहर एक सवार, घोड़े पे जो सवार व्यक्ति रहता है वो अंग्रेज सैनिक को आकर बोलता है कि वह कर्नल से मिलना चाहता है। सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट को ऐसा लगता है कि वजीर अली जो है वो, जो व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर आया है वो वजीर अली का कोई साथी है, जरूर वजीर अली से गद्दारी करके हमें कोई जानकारी देना चाहता है, वजीर अली को पकड़वाना चाहता है। इसीलिए वो कर्नल से मिलने के लिए आज्ञा दे देता है कि ठीक है, सवार को कर्नल से मिलने दो। जब घोड़े पर सवार व्यक्ति अंदर जाता है तो वो अकेले में कर्नल से कारतूस मांगता है और पूछता है कि कर्नल ने यहाँ पर सेना क्यों बिछा रखी है। जब कर्नल उन्हें बताता है कि वो वजीर अली को पकड़ने के लिए घेरा बिछाए हुए हैं, तब सवार स्पष्ट रूप से कह देता है कि वजीर अली बहुत ही साहसी व्यक्ति है, वह इतना साहसी है कि वह किसी के हाथ नहीं आएगा, उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। तब जब कर्नल क्या करता है, सवार को और 10 कारतूस दे देता है। कारतूस आप जानते हैं ना, जो गोली होती है, जिंदा गोली जो होती है उसको हम कारतूस बोलते हैं। तो वो कारतूस देकर उसका परिचय पूछता है कि कौन हो। तब वो ये जानकर दंग रह जाता है कि जो सवार व्यक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं वजीर अली है, जिसको पकड़ने के लिए उसने इतनी बड़ी सेना बिछाई है, इतना घेराव किया है। वह व्यक्ति स्वयं जो है वो उस खेमे में अकेले चला आया है। अपना परिचय देने के बाद जो वजीर अली हैं वो खेमे से बाहर निकलते हैं और घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं। यहाँ पे घोड़े होगा, घोड़े पर बैठकर चले जाते हैं। उसके साहस को देखकर कॉलिंज रहता है, कर्नल कॉलिंज, वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनके मुख से अपने आप ही निकल जाता है जाबाज सिपाही। जाबाज का मतलब होता है साहसी, जो किसी से नहीं डरता है। तो यहाँ पर हबीब तनवीर जी ने अपनी इस रचना के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से जो वजीर अली है उनके साहस और उनके संघर्ष को दिखलाया है। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित जो लघुतरीय प्रश्न है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक एक करके लघुतरीय और बोधमूलक प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि खेमा कहाँ के जंगल में लगाया गया। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है गोरखपुर, दूसरा बनारस,
तीसरा इलाहाबाद और चौथा लखनऊ। तो जैसा कि हम जानते हैं खेमा जो है वो गोरखपुर के जंगल में के आसपास लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर पहला वाला है गोरखपुर। दूसरा देखिए, यहाँ किस जमाने की कहानी कही गई है, यानी यह घटना कब की है। इसमें भी 4 विकल्प हैं। पहला है सन 1899, सन 1799, सन 1977 और सन 1988। तो ये जो घटना है वो सन 1799 की है। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा वाला है, सन 1799। तीसरा प्रश्न देखिए, ग नंबर, किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आती है। रॉबिन हुड कौन है। रॉबिन हुड अंग्रेजों के जमाने का ही एक व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों के अपने कारनामों के द्वारा अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा हुआ था। तो इनमें से 4 पात्र दिए हैं। पहला है शाही जमा, दूसरा है टीपू सुल्तान, तीसरा वजीर अली और चौथा शमसुद्दौला। तो इनमें से किसके बारे में सुनकर जो है वो रॉबिन हुड की याद आती है। तो आपको पता है इस कहानी में, इस एकांकी में जो है वो वजीर अली के बारे में बताया गया है। का सही उत्तर है तीसरा वाला, वजीर अली। वजीर अली के बारे में सुनने के बाद रॉबिन हुड की याद आती है। 6 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि वजीर अली के दिल में किसके प्रति नफरत कूट कूट कर भरी है। तो जाहिर सी बात है वजीर अली में, वजीर अली के हृदय में, वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति जो है वो नफरत कूट कूट कर भरी है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु वजीर अली को गद्दी से हटाकर उसके चाचा सआदत अली को गद्दी पर बैठा दिया था। और सआदत अली तो बहुत ही विलासी और स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति, इसीलिए वो अंग्रेजों से नफरत करता। तो वजीर अली थे वो अंग्रेजों से नफरत करते। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा। उत्तर देखिए, कर्नल को ऐसा संदेह था कि शायद घोड़े पे जो व्यक्ति सवार होकर आया है वह वजीर अली का कोई आदमी तो नहीं, इसीलिए जो है वो सवार पर नजर रखने के लिए कहता है कि सवार पर नजर रखो वह वजीर अली का कोई आदमी है कि नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए, सवार जो है, दूसरा प्रश्न, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी करना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर, जो सवार व्यक्ति है वह खुद ही स्वयं ही वजीर अली था और उसके अनुसार, यानी वजीर सवार व्यक्ति के अनुसार जो वजीर अली है वो बहुत ही जाबाज, बहुत ही साहसी सिपाही है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि सआदत अली कौन था और वजीर अली की पैदाइश को वो अपनी मौत क्यों कहता है, अपनी मौत क्यों समझता है। उत्तर देखिए, सआदत अली जो है वो आशिफुद्दौला का भाई था और नवाब जो आशिफुद्दौला थे उनके यहाँ लड़का होने का कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन जब वजीर अली की पैदाइश होती है, वजीर अली पैदा होता है, तो सआदत अली को लगता है कि अब उसे तो गद्दी नहीं मिलेगी, इसीलिए सआदत अली जो है वो वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत मानता है। के बाद का प्रश्न देखिए, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया। उत्तर देखिए, कर्नल जो है वो जिस वजीर अली को खोज रहा था, जिस वजीर अली की तलाश कर रहा था, वही वजीर अली उस खेमे में घुसकर उससे कारतूस लेकर चला जाता है, स्वयं कारतूस मांग कर ले जाता है। अतः उसकी बहादुरी को देखकर, उसकी हिम्मत को देखकर जो कर्नल है वो हक्का बक्का रह जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, जाबाज सिपाही किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर देखिए, जाबाज सिपाही जो है वजीर अली को कहा गया है क्योंकि वह स्वयं खुद ही दुश्मन के घेरे में घुस जाता है, दुश्मन के खेमे में घुस जाता है और वहां जाकर कारतूस मांग लाता है। तो सोचिए वह व्यक्ति कितना साहसी होगा, इसीलिए जो है उसे साहसी यानी जाबाज सिपाही कहा गया है और उसके साहस और हिम्मत का परिचय भी दिया गया। आगे अब हम लोग बोधमूलक प्रश्न को देखते हैं। आइए, तो पहला बोधमूलक प्रश्न है, सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। यानी कर्नल जो है वो वजीर अली को हटाकर सआदत अली को गद्दी पर क्यों बैठाना चाहता है, गद्दी पर क्यों बैठाता है। तो उत्तर देखिए, सबसे पहला उत्तर तो ये है कि सआदत अली जो है वो कर्नल का मित्र है, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, सआदत अली जो है वो स्वभाव से बहुत ही विलासी किस्म का व्यक्ति, बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है और अंग्रेज जानते हैं कि इस प्रकार के स्वार्थी व्यक्ति
को बैठाकर, विलासी व्यक्ति को बैठाकर ही उनके स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए अंग्रेज जो है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु उसे गद्दी पर बैठाते हैं, सआदत अली को गद्दी पर बैठाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपने आप को कैसे बचाया? आइए उत्तर देखते हैं। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली अपने कुछ सिपाहियों के साथ, अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद आजमगढ़ के जो शासक रहते हैं वो अपनी चाक चौबंद में, अपनी सुरक्षा व्यवस्था में उन लोगों को घाघरा नदी तक पहुंचा देते हैं और वहां से वो लोग गोरखपुर के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और अपने प्राण की रक्षा कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न कि वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की? तो देखिए, अंग्रेजों ने वजीर अली को गद्दी से हटाकर उसके चाचा सआदत अली को गद्दी पर बैठा दिया था और गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुलाया। इस बात की शिकायत लेकर वजीर अली जब कंपनी के वकील के पास पहुंचता है तो कंपनी का जो वकील रहता है वो वजीर अली को ही खरी खोटी सुना देता है। इसी से नाराज होकर जो वजीर अली रहते हैं उस वकील की हत्या कर देते हैं। चौथा प्रश्न, वजीर अली एक जाबाज सिपाही कैसे था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही वकील की हत्या कर देता है और यहाँ तक कि अंग्रेजों के खेमे में घुसकर उनसे ही कारतूस मांगकर ले आता है। इससे स्पष्ट होता है कि वजीर अली जो है वो एक बहुत ही जाबाज सिपाही है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, मुट्ठी भर आदमी, यहाँ पे मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इसका आशय स्पष्ट करना। अब मुट्ठी भर आदमी समझते हैं ना, मतलब बहुत थोड़े व्यक्ति हैं और उनमें इतना साहस है, इसका आशय स्पष्ट। उत्तर देखिए, कर्नल वजीर अली और उसके सिपाहियों की बहादुरी की चर्चा करते हैं हुए ये बात कहता है कि बहुत कम लोग हैं, वजीर अली और उनके सिपाही बहुत कम लोग हैं, फिर भी वो बहुत ही साहसी हैं। अंग्रेज फौज उसे पकड़वाने के लिए पूरे दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी वजीर अली जो है उनके हाथ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो और उनके साथी जो रहते हैं वो जंगल में उनकी आंखों में धूल झोंक कर अंग्रेजों से लोहा लेते हैं और उनके सामने अपने साहस को प्रस्तुत करते। आइए अब हम लोग बोधमूलक प्रश्न उत्तर भी खत्म हो गया, अब हम इस पाठ से संबंधित भाषा बोध को करेंगे। तो भाषा बोध का अगर हम पहला वाला प्रश्न देखें कि भाषा बोध में पहला प्रश्न क्या है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनका नाम लिखिए। यानी यहाँ जो पंक्ति दी गई है सबसे पहले हमें कारक को रेखांकित करना है और फिर बताना है कि कौन से कारक हैं। तो आप जानते हैं ना कारक किसे कहते हैं? कारक यानी जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं से हम कारक कहते हैं। ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा कारक जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और उनके अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, हम उसकी चर्चा जो है वो व्याकरण की जो एकदम व्यक्तिगत क्लास होगी, व्याकरण की जो पर्टिकुलर क्लासेस होंगी उसमें करेंगे। आपको पता ही होगा कि कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कौन कौन से कारक बताए मैंने? 8 प्रकार के कारक आप लोगों को बताए। कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। इन सबके अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग वाक्यों के भीतर होता है। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें सबसे पहले कारक को रेखांकित करना है और उसके बाद बताना है कि कौन से कारक हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया गया है कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती। तो इसमें जो पहला कारक है वो क्या है? ही। कौन सा कारक है ये? संबंध कारक। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई।
इसमें पहले जो है वो के कारक है और उसके बाद में कारक है। तो इसमें पहले वाले में आपका संबंध कारक है, ठीक है, संबंध कारक, और दूसरे वाले में आपका में वाले में अधिकरण कारक, ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए, वजीर अली को उसके पद से हटा दिया गया। तो यहाँ पहले सबसे पहले है को और उसके बाद से। तो पहला जो को है वो आपका कर्म कारक है, कर्म कारक, और फिर जो से है वो आपका जो है वो जो से है वो आपका करण कारक है, करण कारक, ठीक। इसके बाद घ नंबर प्रश्न देखिए, फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे घ नंबर में के लिए और की, तो के लिए जो कारक है वो है आपका संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, और की में आपका संबंध कारक, और उसके बाद आखिर का इसमें सिपाही घोड़े पर सवार था। यहाँ पर में कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, ठीक। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में ने लगाकर हमें दोबारा वाक्य को लिखना है। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं, जैसे घोड़ा पानी पी रहा था, बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इसमें हमें क्या करना है, ने को लगाकर वापस वाक्य को दोबारा लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसको देखते हैं कि घोड़ा पानी पी रहा था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, घोड़ा पानी पी रहा था में आपने घोड़ा ने पानी पिया, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। घोड़ा ने, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, घोड़े ने पानी पी। तो देखिए, बच्चे दशहरे का मेला देखने गए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, ठीक है। तीसरा देखिए ग नंबर, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, ठीक है, मदद करता था। तो आप क्या लिख सकते हैं, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की, ठीक है। चौथा वाला घ नंबर, देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की, ठीक। अब इसके बाद वाले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्याय को लिखिए, यानी उसके एक एक अर्थ, आप कह सकते हैं उसके एक एक अर्थ को लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है खिलाफ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं शब्द
यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पर्याय। ठीक है, हेडिंग डालते हैं पर्याय। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द है खिलाफ। अब खिलाफ का अर्थ क्या लिख सकते हैं, क्या पर्याय लिख सकते हैं, विरुद्ध। वह मेरे विरुद्ध चला गया, या उसने मेरे विरुद्ध आवाज उठाई। के बाद दूसरा शब्द है उम्मीद। उम्मीद का आप क्या लिख सकते हैं, आशा। उम्मीद का आप क्या लिख सकते हैं, पर्याय आशा। तीसरा शब्द है हासिल, किसी चीज को हासिल करना, आप इसका लिख सकते हैं प्राप्ति। चौथा शब्द जो है वो है कामयाब, का आप लिख सकते हो सफल। और फिर आपका आता है नफरत। नफरत का आप लिख सकते हो घृणा। और उसके बाद का शब्द है इंतजार। इंतजार का आप लिख सकते हो शिक्षा। एक मिनट, ठीक, हाँ, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में, निम्नलिखित मुहावरों को मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है आंखों में धूल झोंकना। आप जानते हैं ना, झोंकने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से धोखा देना आप कहते हैं। तो इसका हम लोग को वाक्य प्रयोग करना है मुहावरे का। में अर्थ बताने के लिए नहीं कहा गया, सीधे कहा गया है कि मुहावरों के लिए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग। तो हमें यहाँ अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखों में धूल झोंकना, तो आप लिख सकते हैं कि वजीर अली अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक कर बचता रहा। ठीक है, दूसरा जो है वो है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। तो आप लिख सकते हैं मोहन कक्षा में प्रथम आया, इस कारण उसके दोस्त हक्के पक्के रह गए। देखिए बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखें, आप अपनी इच्छा अनुसार भी वाक्य में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्योंकि पाठ पढ़ा रही हूँ और ये अभ्यास के भीतर आ रहा है, इसलिए लिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो अपना वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा वाला है काम तमाम कर देना। आप इसमें लिख सकते हैं वज़ीर अली ने वकील का काम तमाम कर दिया। आप जानते हैं ना, काम तमाम कर देना मतलब कत्ल कर देना। ठीक है, और अब उसके बाद है जान बख्श देना। बख्श देने का मतलब क्या होता है, बचा, माफ कर देना। ठीक है, वजीर अली ने, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वजीर अली ने अंग्रेज सिपाही की जान बख्श दी, बख्श दी। ठीक है,
और उसके बाद चौथा नंबर कूट कूट कर जो है कूट कूट कर भरना। तो क्या लिख सकते हैं, भगत सिंह में देश भक्ति, ठीक है, देशभक्ति की भावना टूट टूट कर भरी थी। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला वाला देखते हैं। अनुच्छेद रूप में लिखिए। अनुच्छेद यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर वार्तालाप में दिया हुआ है, ये आपका वार्तालाप में है, संवाद है, डायलॉग राइटिंग जिसको हम कहते हैं वो है। आपको इसको एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद में बदल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले सवार जो है मुझे कर्नल से मिलना है। आपको इसको अनुच्छेद में करना है। तो आप लिख सकते हैं कि एक कहानी का रूप देते हुए लिखना है कि सवार बाहर से आकर कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो आप लिख सकते हैं कि सवार सवार खेमे के बाहर से कर्नल से मिलने की बात कहता है। ठीक है, कह रहा है ना इस वाक्य में, देखिए कि मुझे कर्नल से मिलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवार जो है वो बाहर से कहता है कि खेमे के बाहर से कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा जो कि सिपाही है चिल्लाकर कहता है कि बहुत खूब। इस पर इस पर गोरा गोरा बहुत खूब, बहुत खूब नहीं, वाह वाह खूब है ना। देखिए अगर आप देखिए क्या कहता है, बहुत खूब, जी हाँ बहुत खूब है, बहुत खूब कहता है। फिर सवार जो है वो क्या कह रहा है, बाहर से सी सी कह रहा है। तो आप लिख सकते हैं वापस सवार के जोर देने पर कर्नल से मिलने की बात करता है। इस पर क्या होता है, गोरा बोलता है हुजूर सवार आपसे मिलने आए, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर कर्नल क्या कहता है, भेज दो। तो इस पर कर्नल कर्नल होगा, यहाँ पर कर्नल कहता है कि ठीक है, उसे भेज दो। इसी समय लेफ्टिनेंट, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कहता है कि कोई आदमी होगा, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उससे मिलने की क्या जरूरत है। तो लेफ्टिनेंट क्या कहता है, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट
कहता है कि से कहता है कि वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, चलो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वज़ीर अली का कोई व्यक्ति होगा, यहाँ लिख देती हूँ। इसके बाद मैं जो है यहाँ लिख रही हूँ, इसके बाद से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आप जो है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वज़ीर अली का कोई व्यक्ति होगा गिरफ्तार कर्नल कहता है, कर्नल कहता है कि खामोश रहो। सवार आते ही तन्हाई का ही लगता है, तब कर्नल कहता है कि यहाँ सब अपने ही हैं, आप अपनी बात कहें तो फिर भी सवार कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई दे, ठीक है? तो दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई दे, यहाँ तक लिख के ये जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो संवाद है, तो यहाँ तक का हमारा संवाद है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो संवाद है उसको अनुच्छेद में लेखन करते हैं, उसको एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ इस पाठ के जो सारांश थे, जो लघुत्तरीय, बोधमूलक और भाषा बोध के जो प्रश्न उत्तर थे, उसे हम लोग पूरा कर लेते हैं। यह हमारा पूरा हो गया है। आशा है कि यह वीडियो जो होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होगी, बहुत ही उपयोगी होगी और इससे आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहायता होगी, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे।